हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 मिले, दो पेपर मिले हैं, ठीक है ना। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 करेंगे। ये पेपर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम एक सेक्शन कर भी चुके हैं, सेक्शन ए। जैसे कि लास्ट जब हमने सेक्शन ए किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि पेपर में टोटल 3 सेक्शन है, ए बी और सी। और सेक्शन ए और बी में 20 क्वेश्चंस है और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सेक्शन नहीं किया है तो लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, पहले आप सेक्शन ए कंप्लीट कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आपको पता ही है कि 40 मार्क्स का पेपर है और टर्म 1 का पेपर तो एमसीक्यू आने वाला है और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। तो 3 सेक्शंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। 2 सेक्शन में 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, और जो थर्ड वाला सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें कोई से भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वो हमारा केस स्टडी वाला सेक्शन है। उसमें 2 केस स्टडी आने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं हम अपने सीधा सेक्शन बी पे और जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसके जो 20 क्वेश्चंस है ना, आज 20 के 20 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। पेपर में आपको इसे भी 16 करना, लेकिन अभी हम 20 के 20 समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पर आपसे कह रहा है इफ 30 प्लस एक्स, ये आपको पूरी एक डिग्री मतलब एक एंगल दे रखा है, इस सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। कह रहे जो ये 30 प्लस एक्स है ना, ये सप्लीमेंट है किसके, 40 के। अब सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, ये तो वो एंगल्स होते हैं ना जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो ये 30 प्लस एक्स है वो किसके बराबर होगा, 180 माइनस 40 के, क्योंकि वो उसकी सप्लीमेंट है ना, तो 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 140। अब एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, ये 30 यहाँ प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे ले आओ, माइनस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। और जैसा हमें पता ही है कि इस प्रैक्टिस पेपर के साथ हमको मार्किंग स्कीम भी मिली हुई है, जिसमें हम अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ना 20 तक कर लिए थे ना हमने, 21 किया है, तो 21 का आंसर है आपके पास ए, ठीक है। इसमें छोटी छोटी हिंट दे रखी है, आप मतलब सॉल्व करके यहाँ आंसर चेक कीजिएगा बस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 21 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी। देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको एंगल बी निकालना है। सबसे पहली बात ना, आप क्या करो, एंगल बी आपको चाहिए ना, तो आपको इतना तो पता ही है कि जो आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा, ये 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन रख देते हैं जो बी की फॉर्म में हो, और सी की जगह भी रख देते हैं जो बी की फॉर्म में हो। अब बी तो पहले ही बी की फॉर्म में है, तो तीनों ही बी की फॉर्म में हो जाएंगे, तो हम आसानी से एंगल बी निकाल पाएंगे, है ना। अब बात आती है कि हम ए और सी को बी की फॉर्म में रखें कैसे। तो देखो यहाँ से रखते हैं सॉरी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ जाएगी 42 प्लस एंगल बी। एंगल बी को मैं दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एंगल सी की वैल्यू निकाल ली, तो एंगल सी को उधर ले गई और 21 को इधर ले आई। तो आप देख रहे हो, मैं एंगल ए की जगह पर 42 प्लस एंगल बी लिख सकती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंगल बी को एंगल बी ही रहने दो, क्योंकि बी आपको फाइंड करना है, तो बी को मत हटाना, ठीक है ना। और एंगल सी की जगह पे आप क्या लिख दो, एंगल बी माइनस 21। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया। जो दो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी ना, मैंने सिर्फ उनका यूज किया। उन दोनों इंफॉर्मेशन से मैंने क्या किया, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो ये तीनों एंगल बी मिलके तो 3 एंगल बी हो गए, ठीक है। अब 42 में से 21 को माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा। तो 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू में 180 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, मैं यहाँ पर आपको सीधा माइनस करके ही बता रही हूँ कि 180 में से जब आप 21 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 159 आने वाला है। अब इस एंगल बी को यहीं छोड़ दो और इस सी को नीचे ले आओ, तो ये आपका डिवाइड का हो जाएगा, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका एंगल बी निकल गया 53 डिग्री। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कर लो, क्या 53 डिग्री आंसर में है, बिल्कुल है, तो सी इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये रहा आपका सी आंसर, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करना, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ, जैसा कि
3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। अब देखो यहाँ a की पावर 4 है और यहाँ पर a की पावर 3 है, मतलब यहाँ पर 4 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो टोटल कितनी बार हो गया, 7 बार हो गया, 7 आ गया। सेम यहाँ 3 बार है, यहाँ 5 बार है, तो 3 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 8, तो b की पावर 8 आ जाएगा। फाइनली यही आपका आंसर है। और कौन सा आंसर है, ये आपका डी आंसर है। क्लियर, आसान सा था ये क्वेश्चन तो 23 का आंसर है डी। ठीक है, चलिए 24 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मिड वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, और जो क्लास की विड्थ है मतलब उनके बीच का जो गैप है वो 6 है। ठीक है, ये मिड वैल्यू है 10 बीच की, और दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 है। तो बताओ कि लोअर लिमिट क्या होगी। बहुत आसान है, इसको 10 माइनस 3 कर दो तो लोअर लिमिट 7 होगी। 3 क्यों किया, देखो बीच का जो गैप है विड्थ जो है वो 6 है, तो 3 इधर और 3 इधर ऐसा होगा। अब आप देखो तो 7 है, अब इनके बीच का गैप 6 है, अगर मैंने ये लोअर लिमिट ली तो अपर लिमिट मेरी कितनी होगी, 13 होगी। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 6 है, और इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 10 है, बिल्कुल 10 है। 10 और 13 के बीच की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही तो आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो जब भी ऐसे बोले ना कि विड्थ इतनी है तो उसे 2 पार्ट्स में बांट दो, तो 6 थी तो 3 लोअर के लिए और 3 अपर के लिए, बस मिड वैल्यू में से मैंने उसको ही माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर लोअर लिमिट आ गई। पूछता मुझसे अपर लिमिट कितनी है, तो अपर लिमिट मेरे पास 13 है। फिलहाल लोअर पूछी है तो हमने यहाँ पर 7 पे ही मार्क कर दी। क्लियर, चेक कर लें एक बार ये 24 का आंसर, 24 का आंसर है बी। ठीक है, चलिए 25 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, in an isosceles triangle if the vertex angle is twice the sum of the base angle then the measure of the vertex angle of a triangle is। कह रहा है आप पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने माना ये दोनों साइड इक्वल है। कह रहे द वर्टेक्स एंगल जो है ना वो ट्वाइस है बेस एंगल के। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं कि जो लेट मेरा जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं लेट वर्टेक्स एंगल इजिकल टू मैंने एक्स मान लिया, और जो मेरा बेस एंगल है उसको मैंने y मान लिया। तो देखो ये मेरा वर्टेक्स एंगल हो गई, ये दोनों मेरे बेस एंगल हो गए। तो एक इंफॉर्मेशन तो यहाँ से मुझको ये मिलती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि जो वर्टेक्स एंगल है ना, मतलब कि जो x है ना वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सम ऑफ द बेस एंगल। तो बेस एंगल तो दोनों y होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब इसकी अगर ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का ही तो सम कह रहा है y प्लस वाई, सम ऑफ द बेस एंगल दोनों y है और उनका सम तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 2y, तो x कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में ही दे रखी थी, मुझे खुद बनानी थी, और एक मुझे पता थी कि ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया पता है, इस x की जगह ना 4y ही लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी ताकि y की वैल्यू निकल जाए। तो ये आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको वर्टेक्स एंगल बताना है, बेस एंगल नहीं बताना था। तो कोई बात नहीं, हमने बेस एंगल निकाल लिया ना y, वर्टेक्स एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4, अब y की जगह 30 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 120। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, ये रहा बी आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, सबसे पहले ये अंदर वाला रूट हटाओ, जो अंदर है, तो जब रूट हटता है ना तो जो इस रूट के अंदर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये वाला छोटे वाला, ये यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, 1/3। अब बड़े वाला रूट हटाओ तो यहाँ पर 4 लिखा है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, 2 की पावर 1/4 आपका आंसर आ गया है सी। क्लियर, चेक करते हैं, तो सी ही हमारा आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहा है इन अ गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है इस फिगर में ये वाली दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो इस x की वैल्यू बताओ। देखो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो मेरा ऑल्टरनेट एंगल है, इसके ऑल्टरनेट बन रहा है ना, तो ये 50 होगा। अब बात आती है कि मैं ये जो इंटीरियर एंगल है x प्लस 50 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल,
तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो यही दो एंगल्स तो हैं अंदर के, तो इनके सम के बराबर ही तो होगा। बस निकल गई एक्स की वैल्यू यहाँ से। 123 में से 50 को माइनस कर दो, तो कितनी आपके पास, अच्छा यहाँ 3 आएगा, 73 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें इसका आंसर 27 का, तो 27 का आंसर है ए। याद रखिएगा प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस ऑलवेज लाई इन, कह रहे x और y जो इनकी वैल्यू है ना वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो बताओ कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर ही आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, देखो आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। एक बार बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो देखो, आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में आपके पास रूट है, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, करोगे ना आप इसे रैशनलाइज। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक का करके दिखा रही हूँ, तो आप इसको कुछ ऐसा रैशनलाइज करने वाले हो, अपोजिट साइन से ही तो करते हैं यही। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये 1 है और जो ये √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग 14, तो ये तो 1 से बड़ी होती है ना। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे ना, तो बड़ा नंबर आगे रखेंगे और छोटा नंबर पीछे रखेंगे। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख रही हूँ, √2 + 1 लिख सकते हैं। वैसे भी ये प्लस में है, आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हो, बात तो वही है नहीं है वही। तो अब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो √2 - 1 से करोगे, यही करोगे। तो ऊपर तो आपके पास √2 - 1 रह जाएगा और नीचे आप एक आइडेंटिटी लगा दोगे a + b और a - b की, है ना। तो वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर ही लिख देते हैं a² माइनस का b²। ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 - 1 और यहाँ आ जाएगा 2 - 1, तो √2 - 1 अपॉन में 1। तो फाइनली मैं इतने वाले पोर्शन को सिर्फ इसको, इसकी वैल्यू को ये लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, √2 - 1 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, उसी तरीके से अब आप इसको हटा दो जरा। इतना क्लियर हो गया ना आपको। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही की वैल्यू बताई है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, उसी तरीके से अब आप क्या करने वाले हो, प्लस लगाओ। अब आप इसकी वैल्यू निकालो वैसे ही रैशनलाइज करके। ध्यान रखिएगा जो बड़ा नंबर है √3 पहले रखिएगा, √2 बाद में रखिएगा। अब जब आप रैशनलाइज करोगे तो √3 - √2 और √3 - √2 इसी से ही तो रैशनलाइज करोगे। तो नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² वाली, तो नीचे तो 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा √3 - √2। तो वही चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आपको सारे रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। देख के आप एक दो रैशनलाइज करो, पता चल रहा है कि अपोजिट साइन ऊपर आ रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर में हर एक के 1 रहेगा। तो बस नेक्स्ट वाला खुद लिख दो, √4 - √3। अब इन डॉट डॉट का मतलब है ये आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो इसका मतलब अब आ जाएगा अगला 4, 3 और 4 हो गया ना। तो अब आ जाएगा आपके पास 4 और 5, तो यहाँ पर लिख देंगे √5 माइनस का √4। ठीक है, फिर लिख देंगे √6 माइनस का √5। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा √7 माइनस का √6। फिर ऐसे ही यहाँ आ जाएगा √8 माइनस का √7। और फिर यहाँ पर आ जाएगा √9 माइनस का √8। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने सारे लिख लिए। अब आप देखो जो जिससे कट हो रहा है ना, कट कर दो। इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया। याद रखिएगा अपोजिट साइन वाले ही कट कीजिएगा। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। फाइनली आप पे सिर्फ दो चीजें बची, एक आप पे √9 बचा और एक -1 बचा। √9 को तो आप 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये तो 3 का स्क्वायर होता है, -1 ऐसे है। फाइनली आंसर आपके पास आ गया है 2, तो डी इसका आंसर। क्रॉस चेक कर लें एक बारी, तो ये रहा डी इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बी डैश ए डैश सी डैश। तो यहाँ ये वाली में ए बी डैश यहाँ पर है, तो इस ये निकालना है आपको। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ना आप ये देखो दोनों ट्रायंगल्स जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आप देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है।
ये 70 है, ये 70 है, तो दो साइड और एक एंगल मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर उसके तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ही इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये 3x है एंगल ए, ये किसके बराबर होगा? 2x प्लस 20 के, इस वाले एंगल के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पर 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू में 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20, लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो b डैश a डैश c डैश निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसका डिग्री है क्या? 2x प्लस 20। अब मैंने क्या किया, x की जगह 20 रख दिया, क्योंकि अभी मैंने x की वैल्यू फाइंड की। तो 2 इंटू 20 40 हो गया, प्लस का 20, फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री आ चुका है। क्लियर? तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने खुद पहले फिगर को देख के ये निकाला कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं, तभी हमने सीपीसीटी से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल्स को इक्वल किया है। ठीक है ना? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि बी है या नहीं। बिल्कुल बी है। क्लियर? चलिए 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो आसान है, देख के पता चल रहा है ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो मैंने इन सबको किसके बराबर लिख दिया? 360 के बराबर लिख दिया। अब 120 प्लस 10 तो 130 हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, यहाँ पर 360 ऐसी है, 2x यहीं पर ही छोड़ दिया, 360 माइनस का 130 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 230 अपॉन में 2 आ जाएगी। कट कर दो बस अब आप इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 115 आपका आंसर, डी आंसर। क्लियर? चेक कर लें एक बार, 31 का डी ही है। ठीक है, चलिए आते हैं 32 पे। तो 32 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द नंबर इन द इंटरवल 20 टू 30 इन द ऑब्जर्वेशन। आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है बताओ 20 टू 30 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 20 टू 30 है, तो देखो 30 तो इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन 20 इसमें काउंट होगा, है ना? ये हमने जब क्लास इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस किए थे वर्कशीट में, तब जाना था कि लोअर लिमिट में नंबर काउंट होता है, अपर लिमिट में काउंट नहीं होता है ना? तो चलो इसके बीच के नंबर, एक तो 25 आएगा, 20 भी इसी में आएगा, 22 भी इसी में आएगा, और कौन सा आएगा? 30 नहीं आएगा, गलती से भी मत ले लीजिएगा 30, और एक 20 आएगा, तो टोटल 4 ही आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं है, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, चेक करें एक बार 32, बिल्कुल 4 इसका आंसर है। ठीक है, ए आंसर था ना हमारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है इफ √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो आपको पूरी यहाँ पर एक ये दे रखी है और आपसे कह रहा है a प्लस b की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करते हैं, पहले रैशनलाइज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर a प्लस b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो √3 माइनस 1 और यहाँ √3 प्लस 1 है, और यहाँ पर है a माइनस a। ठीक है, अब रैशनलाइज करते टाइम पे तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्लस है तो रैशनलाइज करेंगे तो माइनस से करेंगे। ठीक है ना, ये आपका ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ऊपर तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई है, वो क्या बन गई? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड वाला अभी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है ना यहाँ तक? तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2, इसको इससे कट कर दिया, तो फाइनली मेरा आंसर निकला 2 माइनस √3। अब इसको मैंने क्या किया, a माइनस बी √3 के इक्वल रख दिया। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैंने कंपेयर किया, तो मेरी a की वैल्यू तो 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस बी √3। माइनस से माइनस कट गया, √3 से √3 कट गया, b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, आ गई ना 1। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a प्लस b चाहिए था, तो 2 प्लस 1 चाहिए, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 33 का आंसर है a। ठीक है ना, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 34 में? आपसे कह रहा है इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, आपको कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, देन इट्स इक्वेशन इज। देखो 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपसे कह रहा है बताओ ये कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आप ध्यान से देखो, जो ये सॉल्यूशन है ना, ये अपोजिट साइन है,
मतलब अगर x प्लस का है तो y माइनस का, y प्लस का है तो x माइनस का है ना, ऐसे ही। तो सॉल्यूशन कैसे, एक कौन सी इक्वेशन होगी, तो इसका आंसर बी आएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप x प्लस माइनस का रखोगे और y की जगह प्लस का रखोगे तभी तो ये 0 बनेगा, अपोजिट साइन होंगे तभी 0 बनेगा ना, तो इसलिए इसका आंसर बी है। और अगर आपको ऐसे डाउट है ना तो आप एक दो सॉल्यूशंस जो है इक्वेशंस में रख के चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी वही सॉल्यूशन होगा, और याद रखिएगा तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 35 पे आ गए हम, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 34 का बी ही है ना, बिल्कुल बी है। ठीक है, चलिए 35 पे आ गए। कह रहे इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 15 एंड द लोअर लिमिट इज 13 देन द अपर लिमिट इज। देखो आपको क्लास मार्क दे रखा है, लोअर लिमिट दे रखी है, अपर लिमिट निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क निकालने का ही ये फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये आपको 15 दे रखा है, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 13, अपर लिमिट आपको नहीं दे रखी है। ठीक है, अपॉन में 2 ऐसी है, इस 2 को मैं उधर ले गई तो 15 टू जा 30 बन गया, ये 13 प्लस का इधर जाके माइनस का बन गया। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट ऐसी है। तो अब आप निकाल सकते हो कि अपर लिमिट कितनी आएगी, 30 में से 13 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। तो इसका मतलब इसका आंसर डी आ जाएगा, अपर लिमिट आपकी 17 आएगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 35 का आंसर डी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहे हैं टू कंपेयर दिस ईयर रिजल्ट विद लास्ट ईयर रिजल्ट, टीचर वेंट टू द क्लास एंड कलेक्ट दिस ईयर number of distinction from the student. For last year's number of distinction, she opened the result register and wrote the required number of distinctions. The data collected by her from the student and register respectively are example of. देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने क्या किया, एक टीचर ने क्या किया, इस साल के रिजल्ट को पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर किया है कि कितने बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है। तब उसने इस साल का जो रिकॉर्ड है वो तो बच्चों से लिया ही, लिखा है द डेटा कलेक्टेड बाय हर फ्रॉम द स्टूडेंट एंड रजिस्टर, और जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड होगा वो उसने रजिस्टर से ले लिया होगा टीचर ने। यही क्या होगा, इस साल का तो बच्चों से कैसे लिया होगा, जब बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे वही वाला तो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया होगा टीचर ने, और जो लास्ट ईयर वाला रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड रजिस्टर में होगा उससे ले लिया होगा। अब आपको कह रहा है कि बताओ कि ये डेटा है कौन सा, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, या फिर दोनों ही डेटा है। तो देखो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों है, पहले आपने जो इस साल का रिजल्ट लिया वो आपका प्राइमरी डेटा है क्योंकि आपने वो खुद से बनाया। ठीक है ना, उसके बाद आपने उसको क्या किया, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर किया। तो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आप पहले ही बना चुके हो, आप सिर्फ उसको कंपेयर करो, उसको यूज करो, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। तो पहले आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने सेकेंडरी डेटा लिया, इसलिए इसका आंसर ए है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब x और y की वैल्यू सेम होती है ना, जो कि यहाँ दिख रहा है x इज इक्वल टू वाई है, तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, एक बार चेक कर लें 37 का आंसर डी है या नहीं है, बिल्कुल डी है। चलिए उसके बाद 38 पे आ गए, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन। देखो आपको एक ग्राफ दे रखा है, कह रहा है बताओ इन चारों में से कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, इन सॉल्यूशन को इन इक्वेशंस में रख लो, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही होगी वही उसी का ही ग्राफ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 है, अब मैं यहाँ पर 2 रखूँ और y की जगह भी 2 रखूँ, ये वाला सॉल्यूशन रख रही हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ 10 है तो नहीं होगा। 6 माइनस 14 नेगेटिव आंसर आ रहा है, फर्स्ट नहीं है, छोड़ दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देख के ही पता चल रहा है, इक्वल नहीं आएगा 3 के। थर्ड वाले में रखो जरा, इसमें देखो, तो यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ पर भी 2 रख दिया। ठीक है, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ये सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट वाला। अब आप सेकेंड वाला भी रख के देखो इसी के अंदर, तो अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो बिल्कुल यही आंसर है, और हो रहा है, रख के देखना जरूर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर है हमारे पास सी। क्लियर, चेक कर लें एक बार कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारे पास 38 था, सी है। ठीक है, चलिए 39 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ x is equals to रूट 5 प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। देखो x की वैल्यू दी है और इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर है x माइनस 1 अपॉन एक्स, x की जगह तो मैं x की वैल्यू रख दूंगी, लेकिन 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखूं, तो पहले मैं 1 अपॉन एक्स की ही वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ पर रूट 5 प्लस 2 है, x की जगह x रख दिया, तो रैशनलाइज करूंगी तो रूट 5 माइनस 2 और रूट 5
-2 आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो √5 -2 हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा √5 -2 और यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 -2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 बचा है, लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। इसका मतलब 1/x की वैल्यू ये आ गई है। अब पुट करें इसके अंदर, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, चलो वहां स्पेस नहीं बचा ना हमारे पास, x माइनस 1/x, तो x की जगह लिखेंगे हम √5 प्लस 2, ये माइनस ऐसी है, 1/x की जगह √5 -2, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो फिर अंदर का साइन तो चेंज होगा ही होगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, ये कट हो गया, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से देखो कि ये तीनों ही एंगल जो है ना एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ a प्लस 90 प्लस बी जो है वो तो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे लीनियर पेयर बन रहे हैं और ये 90 डिग्री का एंगल हमें दे रखा है, तो इस 90 को उधर ले जाओ, तो a प्लस बी की वैल्यू आ कितनी गई, 180 माइनस का 90, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरी 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चेक करें एक बार, आंसर सी है इसका, बिल्कुल सी है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट सेक्शन रह गया है हमारा सेक्शन सी, वो हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 जो है 9th क्लास का वो कंप्लीट हो गया, जो हमें डीओई की तरफ से मिला है। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस पेपर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप सेक्शन बी आज कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।